दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम बात करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वनस्पति होती क्या है। सबसे पहले जो शब्द आ रहा है कि वनस्पति क्या होती है, दूसरा जो शब्द आ रहा है वो है प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वनस्पति क्या होती है। तो वनस्पति का तात्पर्य पौधों की विभिन्न प्रजातियों से है। अब पौधों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उसमें सूक्ष्म पौधे, बड़े जो वृक्ष हैं, विभिन्न जो लताएं हैं, विभिन्न जो बेल हैं, विभिन्न प्रकार की जो घासें हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप से वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। मतलब जो वनस्पति शब्द है, इस वनस्पति शब्द में एक तो आपका किसको शामिल किया जाता है, तो साधारणतया अगर हम वनस्पति शब्द की परिभाषा दें तो हो जाएगी पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ। पौधों की विभिन्न जो प्रजातियां हैं उसी को क्या कहा जाता है, वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। अब पौधों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं इससे क्या तात्पर्य है, तो इसमें पौधों की विभिन्न प्रजातियों में इसमें आपके कौन कौन से वृक्ष शामिल हैं, तो सूक्ष्म वृक्ष इसी में शामिल है, ठीक है ना। बड़े जो वृक्ष हैं वो भी इसी में क्या है, शामिल हैं। जो विभिन्न लताएं हैं वो भी इसी में क्या है, शामिल हैं। विभिन्न जो बेल हैं वो इसी में शामिल हैं। विभिन्न जो घासें हैं वो क्या की जाती हैं, इसमें शामिल की जाती हैं। मतलब सूक्ष्म वृक्ष से लेकर बड़े वृक्षों को सम्मिलित रूप से किसकी संज्ञा दी जाती है, वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, तो प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य ये होता है कि एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्रफल है या एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जो जलवायु दशाएं होती हैं, उस जलवायु दशाओं में स्वतः ही वनस्पति का विकास करना या स्वतः ही वनस्पति का पनपना प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ये है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। इस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जो निश्चित जलवायु दशाएं हैं, निश्चित कौन सी दशाएं हैं, जलवायविक जो दशाएं हैं, उन जलवायविक दशाओं में स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वतः ही वनस्पति का विकास करना या स्वतः ही वनस्पति का पनपना या विकास करना क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की कि वनस्पति किसको कहते हैं, तो पौधों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं जिसमें सूक्ष्म पौधा और बड़े जो वृक्ष हैं वो क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति किसको कहा जाता है, तो प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये हो जाता है कि एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल की जो जलवायविक दशाएं हैं, उन जलवायविक दशाओं में वनस्पति का स्वतः ही क्या करना, विकसित होना, स्वतः ही पनपना। मतलब इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, बिना मानवीय हस्तक्षेप के ही वनस्पति का पनपना, उसका उगना, उसका विकास करना क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस भारत की प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण एवं प्रकार। तो भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण एवं जो प्रकार है वो दो आधारों पर किया गया है। पहला जो आधार है वो है वर्षा की मात्रा। कौन सी मात्रा, वर्षा की मात्रा, ठीक। दूसरा जो वितरण एवं प्रकार किया गया है वो किया गया है किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत की जो वनस्पति है उस वनस्पति का जो वितरण है और जो उसका वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्षा की मात्रा के आधार पर और दूसरा किया गया है किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। वर्षा की जो मात्रा है उस वर्षा की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, वर्षा की मात्रा
इस वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत की जो वनस्पति है उसका क्षैतिज वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण? क्षैतिज वर्गीकरण एवं क्षैतिज वितरण किया गया है। क्या किया गया है? क्षैतिज वर्गीकरण एवं क्षैतिज वितरण किया गया है। क्षैतिज का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, कौन सा? तो हॉरिजॉन्टल जो वनस्पति का वितरण है, हॉरिजॉन्टल जो वनस्पति का आपका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है? वर्षा की मात्रा के आधार पर किया गया है। अब क्षैतिज जो वर्गीकरण किया गया है वो निम्न प्रकार से किया गया है। निम्न प्रकार से कैसे? तो निम्न प्रकार से इस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले जो वनस्पति का वर्गीकरण आता है वो आता है आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय। कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हो जाएगा पहला वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण है आपका वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, कौन सा? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। तीसरा जो वर्गीकरण है वो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। चौथा जो वर्गीकरण है वो हो जाएगा आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। पांचवा जो वर्गीकरण है वो हो जाएगा आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। और जो 6 नंबर का आपका वर्गीकरण है वो हो जाएगा आपकी ज्वारीय वनस्पति, ठीक है। ये किसके आधार पर किया गया है? ये क्षैतिज वर्गीकरण है। किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर है? वर्षा की मात्रा के आधार पर। तो भारत की जो वनस्पति है उसका वर्गीकरण का जो आधार है, उसके वितरण का जो आधार है वो 2 है, एक वर्षा की मात्रा और एक तापमान। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत की वनस्पति का आपका हॉरिजॉन्टल जो क्लासिफिकेशन है, हॉरिजॉन्टल जो वर्गीकरण है वो किया गया है। अब हॉरिजॉन्टल जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है वो आपका कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। तीसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। चौथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। पांचवा उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। और लास्ट है आपका कौन सा? ज्वारीय वनस्पति। दूसरा जो आधार था वो दूसरा आधार था अपना तापमान। कौन सा था? तापमान, ठीक है। तो तापमान के आधार पर, किसके आधार पर? तापमान के आधार पर भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उस प्राकृतिक वनस्पति का लंबवत वर्गीकरण किया गया है। कौन सा हो जाएगा? लंबवत वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। मतलब वर्टिकल जो वर्गीकरण है, वर्टिकल जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, और तापमान में कमी आने के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है तो वनस्पति का जो प्रकार है वो भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर कौन सा वर्गीकरण किया गया है? लंबवत वर्गीकरण। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। अब लंबवत जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला हो जाएगा हिमालय पर्वतीय वनस्पति। पहला कौन सा हो जाएगा? हिमालय पर्वतीय वनस्पति हो जाएगी। और दूसरा जो आपका वर्गीकरण है वो हो जाएगा आपका कौन सा? प्रायद्वीपीय। कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनस्पति। दूसरा है प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनस्पति, ठीक। तो 2 प्रकार से किया गया है वर्गीकरण। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। और इससे पहले वर्षा की मात्रा के आधार पर था। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से? 6 प्रकार से किया गया था। इस प्रकार से आपका वर्षा की मात्रा के आधार पर था। देखिए जगह एक बार,
तो किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। कौन सा वर्गीकरण है? क्षैतिज वर्गीकरण है। कितने प्रकार से है? 6 प्रकार से है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति और उष्णकटिबंधीय कौन सी? ज्वारी। और जो दूसरा वर्गीकरण किया गया वो तापमान के आधार पर, जो किस प्रकार का था? लंबवत वर्गीकरण। कितने प्रकार में किया गया? तो 2 प्रकार में। पहला कौन सा? हिमालय पर्वतीय वनस्पति और दूसरा कौन सा? प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनस्पति। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो जो भारत की वनस्पति है उस वनस्पति को वर्षा की मात्रा के आधार पर, तापमान के आधार पर कुल मिलाकर 8 भागों में क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर प्रश्न ये बने कि भारत में वनस्पति का जो वितरण है, वनस्पति का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया गया है, तो कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। पहला वर्षा की मात्रा, दूसरा तापमान। वर्षा की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो आपका कौन सा वर्गीकरण है? क्षैतिज वर्गीकरण है, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन है। और जो किसके आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पर, वो आपका कौन सा हो जाएगा? लंबवत वर्टिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत की जो वनस्पति है उस वनस्पति को 2 आधारों पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब जैसे ही हमने वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो वो किसके आधार पर है? वर्षा की मात्रा के आधार पर। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत की जो वनस्पति है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो इस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिएगा कि ये 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग है। ये कौन सा वाला भाग है? ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले भाग में 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा अपना कौन सा? 100 सेंटीमीटर। ये कौन सा हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग है। ठीक, अब यहाँ जाओगे तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इस वाले भाग में जाओगे तो 100 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे की ओर जाएं तो ये हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर वर्षा। तो इधर आएंगे तो 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इस वाले भाग में जाएंगे तो 70 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी। ठीक, तो हमारा जो वर्षा के आधार पर जलवायु का ये वनस्पति का जो वर्गीकरण था, पहला जो वर्गीकरण था वो था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कौन से क्षेत्रों में मिलती है? तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। जहाँ कितने सेंटीमीटर से? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। वहाँ पर आपकी कौन सी वनस्पति हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो ये 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग, ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाला जो भाग है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो वनस्पति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी? उष्णकटिबंधीय। कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक, पहली बात कौन से क्षेत्रों में? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले भागों में आपकी कौन सी वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। ठीक, दूसरा ये आपका 100 सेंटीमीटर वाला भाग है। 100 सेंटीमीटर से ये वाला जो भाग है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाला भाग है। तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का जो भाग है वर्षा वाला भाग है, कौन से 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भाग है, यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो हो जाएगी उष्णकटिबंधीय। कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। तो आपको पता लग गया कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती जो वनस्पति है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले भागों में कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक, फिर आगे आइए, ये आपका 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग है।
70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग है। तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो भाग है, यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो हो जाएगी आपकी कौन सी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में मिलती है। अब ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ पर जो आपकी वनस्पति मिलती है वो हो जाएगी कौन सी वाली? उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति, 70 से 100 सेंटीमीटर वाले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले भागों में आपकी कौन सी वनस्पति मिलती है भैया? कौन सी वनस्पति हो जाएगी आपकी? हो जाएगी कौन सी वाली? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। कौन सी वनस्पति हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से ये वनस्पति का क्या है? वर्गीकरण है। प्रश्न ये बनता है कि वर्षा की मात्रा के आधार पर ये कौन सा वर्गीकरण था? क्षैतिज वर्गीकरण। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, मतलब अगर इस प्रकार से हम आए तो वर्षा की मात्रा में क्या होती आ रही है? कमी होती चली आ रही है। वर्षा की मात्रा में क्या होती चली आ रही है? कमी होती चली आ रही है। और अगर इस दिशा से जाएं तो वर्षा की मात्रा में क्या होती चली जा रही है? वृद्धि होती चली जा रही है। तो प्रश्न अगर ये पूछता है कि वर्षा की मात्रा के आधार पर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में भारत की जो वनस्पति है उस वनस्पति का क्रम बताइए। तो अगर घटते क्रम में, कौन से क्रम में? घटते क्रम में अगर हम चले तो सर्वाधिक वर्षा वाले भागों में कौन सी? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इससे कम वर्षा वाले भागों में कौन सी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इससे कम वर्षा वाले भागों में कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। इससे कम वर्षा वाले भागों में कौन सी हो जाएगी आपकी? उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। और अगर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो भाग हैं वहाँ कौन सी? उष्णकटिबंधीय कंटीली। और अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग हैं तो वहाँ पर आपकी मरुस्थलीय प्रकार की क्या मिलती है? वनस्पति मिलती है। कौन से प्रकार की? मरुस्थलीय प्रकार की। दूसरा, अगर हम इसको उल्टा लें कि अगर सबसे कम वर्षा वाले भागों में कौन सी वनस्पति मिलती है, तो नंबर 1 पर आपकी कौन हो जाएगी भाई? उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। फिर इससे ज़्यादा वर्षा वाले भागों में कौन सी मिलती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। इससे ज़्यादा वर्षा वाले भागों में कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। और सर्वाधिक वर्षा वाले भागों में आपकी कौन सी हो जाएगी भैया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हो जाएगी। तो एक तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा। दूसरा किस प्रकार का प्रश्न आएगा? दूसरा इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि निम्न में से वो कौन सी वनस्पति है? निम्न में से वो कौन सी वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति के मध्य में मिलती है? प्रश्न फिर से सुनना कि वो कौन सी वनस्पति है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति के मध्य में मिलती है। तो कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। किन किन के मध्य? सदाबहार और कौन सी के मध्य? शुष्क पर्णपाती के मध्य। फिर अगला प्रश्न देखिए कि वो वनस्पति का वो कौन सा प्रकार है? वनस्पति का वो कौन सा प्रकार है जो कम वर्षा वाले भागों की ओर, कौन से वाले भागों की ओर? कम वर्षा वाले भागों की ओर कंटीली वनस्पति में मिल जाता है। तो कौन सा हो जाएगा भी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। क्योंकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वनस्पति है ये कम वर्षा वाले भागों की ओर तो कंटीली वनस्पति में मिल जाती है। ज्यादा वर्षा वाले भागों की ओर, कौन से वाले भागों की ओर? ज्यादा वर्षा वाले भागों की ओर किस में मिल जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में मिल जाती है। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय
आर्द्र पर्णपाती वनस्पति ज्यादा वर्षा वाले भागों की ओर सदाबहार वनस्पति में मिल जाती है, कम वर्षा वाले भागों की ओर शुष्क पर्णपाती वनस्पति में मिल जाती है। तो ये डायग्राम जो है ना वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा वर्षा वाले भागों में आपकी कौन सी वनस्पति हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कौन सी वाली, सदाबहार। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी आपकी, पर्णपाती मतलब आर्द्र पर्णपाती, और फिर कौन सी, शुष्क पर्णपाती, और फिर कौन सी है, कंटीली वनस्पति है। ठीक है, एक वर्गीकरण और किया था हमने कि अर्ध सदाबहार वनस्पति किसको कहा जाता है, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कौन सी वनस्पति की, सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं तो वो ध्यान रखना। पहली बात, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है ये भारत में कहाँ मिलती है, यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ मतलब कौन कौन से वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। पहली विशेषता यहाँ क्या हो जाएगी इसकी, सर्वाधिक जैव विविधता। सर्वाधिक क्या हो जाएगी, जैव विविधता। कौन सी वनस्पति में मिलती है भैया, तो कौन सी वनस्पति में हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में सर्वाधिक जैव विविधता। दूसरी विशेषता क्या होगी, तो दूसरी विशेषता ये होगी कि ये स्त्रोम वाले, कौन से वाले, स्त्रोम वाले। स्त्रोम वाले का मतलब हो गया ये लेयर वाले क्या है, वन है, या लेयर वाली क्या है, वनस्पति है। लेयर वाली वनस्पति से क्या तात्पर्य है, इसमें 5 लेयर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी सदाबहार वनस्पति है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है ना, तो हमने ऐसे माना कि ये कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जैसे सदाबहार वनस्पति है तो जो धरातल के पास वाला भाग होगा यहाँ तो विभिन्न लताएं एवं बेल ये आपकी बेलें मिलेंगी, लताएं बेल हो जाएंगी। इन लताओं बेल के बाद में जो हैं आपके छोटे आकार वाले वृक्ष मिलेंगे। कौन मिलेंगे, छोटे आकार वाले वृक्ष। इससे आगे जाएंगे तो मध्यम आकार वाले क्या मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं। कौन से आकार वाले, मध्यम आकार वाले। इससे आगे जाओगे तो यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले क्या मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं। ठीक, तो ये जो है ये लेयर हैं, मतलब विभिन्न स्तर हो गए। ये स्तर नंबर 1, ये स्तर नंबर 2, ये स्तर नंबर 3, ये स्तर नंबर 4। तो कुल मिलाकर कितने स्तर इसमें मिलते हैं, 5 स्तर। कौन सी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कौन सी है, स्तरों वाली वनस्पति या लेयर वाली वनस्पति इसको कहा जाता है। अब ये जो स्तर है जो इस वनस्पति में मिलते हैं वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्तरों वाली वनस्पति होने की वजह से इन वनस्पति वाले भागों में क्या मिलती है, सघनता ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है, सघनता ज़्यादा मिलती है। वनों में सघनता ज़्यादा है तो गम्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गम्यता कम है तो इनका क्या नहीं हो पाया, दोहन नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, दोहन नहीं हो पाया। और तीसरी विशेषता, लेयर में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, लेयर में। तो जितने भी वृक्ष यहाँ मिलते हैं उन वृक्षों में फूल फल आने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। फूल आने का, फल आने का क्या होता है, समय अलग अलग होता है। इसी वजह से ये वृक्ष वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे, क्योंकि लेयर्स में मिलते हैं ना। ये किस में मिलते हैं, विभिन्न लेयर्स में मिलते हैं। तो विभिन्न लेयर्स में जो वृक्ष मिलते हैं उन वृक्षों में जो आपके फूल आते हैं, जो फल लगते हैं, क्या लगते हैं, फल लगते हैं, उनका समय क्या होता है, अलग अलग होता है। उनका समय क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। इसी वजह से ये वृक्ष वर्ष भर क्या रहते हैं, सदा हरे रहते हैं। तो पहली विशेषता कौन से वनों की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की पहली विशेषता सर्वाधिक क्या मिलती है भैया, जैव विविधता। दूसरा क्या है, स्तरों वाले वन है। तीसरी विशेषता सघनता मिलेगी, गम्यता ज़्यादा होगी। गम्यता ज़्यादा होगी तो दोहन इनका नहीं हो पाया। अब चूंकि लेयर्स में क्या मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं, और अलग अलग वृक्षों में
जो फल आते हैं, जो फूल आते हैं, उनका समय क्या होता है, अलग अलग होता है। इस वजह से ये सदा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो वर्ष भर क्या रहते हैं, आपके क्या हो जाएगा, सदा हरे रहते हैं। तो क्या विशेषता ध्यान रखनी है, अगली सघनता ज़्यादा है, क्या ज़्यादा हो जाएगी, आपकी सघनता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, सघनता ध्यान है। और दोहन कम हुआ है या दोहन नहीं हुआ है, ठीक है ना। और एक विशेषता और ध्यान रख लीजिएगा कि सदा हरे रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि लेयर्स में मिलते हैं, अलग अलग जो वृक्ष है ना वो यहाँ मिलते हैं और उसमें फल और फूल आने का जो समय होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। दूसरी बात, ये किसकी बात है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। अब अगर क्षेत्र की बात करें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहाँ मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है ये भारत में आपके 3 क्षेत्र इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पहला जो क्षेत्र है वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी विशेषकर कौन, केरल और कर्नाटक। केरल और कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कौन सा, पूर्वोत्तर भारत। कौन सा भारत, पूर्वोत्तर भारत। तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कौन सा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक। ये 3 क्षेत्र है इसके। कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी घाट, केरल कर्नाटक वाला भाग। दूसरा पूर्वोत्तर भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक। 3 क्षेत्र हो गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका कौन सा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। किसको, अंडमान एवं निकोबार को किसकी संज्ञा दी जाती है, इसको संज्ञा दी जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर इनको कहा जाता है। किसको, अंडमान एवं निकोबार को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में, तो ये लास्ट इसकी विशेषता है। वो वृक्षों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। एक तो कौन सा, एनी, एक कौन सा, एबनी, है ना। इसके अलावा महगोनी, कौन सा हो जाएगा, महगोनी। इसके अलावा सिनकोना, कौन सा वृक्ष मिलता है इनमें, सिनकोना, ठीक है। रोजवुड, कौन सा वुड हो जाएगा, रोजवुड। तो आदि वृक्ष कौन सी वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक है। अगली जो वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति और हिमालय और प्रायद्वीपीय जो वनस्पति है उसका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही में एक मैप के माध्यम से भी इसको पुनः समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।